मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है, जिनमें से सिर्फ कार्बन ही ऐसा एक एलिमेंट है जो कि मोर देन 10 मिलियंस कंपाउंड फॉर्म करता है। 1 मिलियन मतलब 10 to the power 6, सो 10 मिलियन मतलब 10 to the power 7, सो दिस इज अ ह्यूज नंबर। इतने नंबर कंपाउंड्स फॉर्म करना कार्बन के लिए ही पॉसिबल है। पीरियोडिक टेबल में बाकी जो 117 एलिमेंट्स है उनके लिए पॉसिबल क्यों नहीं है? द सोल आंसर इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इसका मतलब क्या है? नॉर्मली इट इज द कैपेसिटी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। इसको कैपेसिटी ऑफ सेल्फ लिंकिंग आप बोल सकते हो। एक्चुअली दिस वर्ड हैज ए लैटिन रूट, एंड द लैटिन रूट वाइज कैटिनेट का मतलब होता है टू फॉर्म चेन। तो कैटिनेशन का मतलब हो गया द एबिलिटी टू फॉर्म अ चेन। द एबिलिटी टू फॉर्म ए चेन। और कार्बन सिर्फ सिंगल स्ट्रेट चेन नहीं, कार्बन इनफाइनाइट स्ट्रेट एज वेल एज ब्रांच्ड चेन भी फॉर्म कर सकता है। स्ट्रेट चेन के साथ साथ कार्बन ब्रांच्ड चेन भी फॉर्म कर सकता है। स्ट्रेट चेन्स आर लाइक दिस। इसके साथ आप अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन या दूसरा कोई भी एटम अटैच कर सकते हो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वैलेंसी। एंड इन केस ऑफ ब्रांच्ड चेन, कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ कहीं पे भी ब्रांच फॉर्मेशन कर सकता है। सो दिस कैपेबिलिटी इज नोन एज कैटिनेशन। और इसके लिए कंडीशन क्या है? कैटिनेशन सिर्फ कार्बन क्यों दिखाता है? एक बहुत ही सिंपल सा कंडीशन जो आप कह सकते हो, दैट इज द बॉन्ड शुड बी स्टेबल इनफ। जिस एलिमेंट का कैटिनेशन हो रहा है उस एलिमेंट का जो बॉन्ड फॉर्मेशन लाइक कार्बन कार्बन, इस बॉन्ड को बहुत ही ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। इन अनदर वर्ड्स वी कैन राइट दैट कि बॉन्ड एनर्जी मस्ट बी वेरी हाई। और ये दोनों ही एसेंशियली सेम स्टेटमेंट है। बॉन्ड शुड बी स्टेबल एंड बॉन्ड एनर्जी मस्ट बी वेरी हाई। कैसे? जैसे कार्बन कार्बन का अगर हम बॉन्ड एनर्जी बोले, दैट विल बी 345 किलो जूल पर मोल। इस स्टेटमेंट का एक्चुअल में फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इस स्टेटमेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करना चाहे तो हमें बाहर से 345 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर पर मोल ऑफ दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड, फॉर 1 मोल ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। या तो फिर अगर हम एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन जोड़ के एक कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहे फ्रॉम द बिगिनिंग, देन 1 मोल ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद 345 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगा। रिलीज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और नेगेटिव साइन पहले आ जाता है। सो इस दो तरीके से इस स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं। सो अगर इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है उसका मतलब बॉन्ड इज वेरी मच स्टेबल। और अगर इतना ज्यादा एनर्जी लगता है उस बॉन्ड को ब्रेक करने में, दैट मीन्स द बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई। इस दो तरीके से आप लिख सकते हो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई। सो दिस इज ओनली वन कंडीशन। और कंडीशंस क्या होना चाहिए? कैटिनेशन में सेल्फ लिंकिंग होता है, मतलब कार्बन के साथ दूसरे कार्बन का कैसे भी हो बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए, और वो मैक्सिमम नंबर में होना चाहिए। सो द सेकेंड कंडीशन इज द एलिमेंट शुड फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और कोवैलेंट बॉन्ड्स। आप सिग्मा बॉन्ड्स भी बोल सकते हो या कोवैलेंट बॉन्ड्स विथ इटसेल्फ। तो यहाँ पे कार्बन कैसे ये कंडीशन को फुलफिल करता है? कार्बन में आप नॉर्मली देखो, ग्राउंड स्टेट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में होता है NH2 NP2। अच्छा, ये याद रखना बहुत जरूरी है। पीरियोडिक टेबल में चाहे आप कुछ याद रखो या ना रखो, जो पहला S ब्लॉक है एंड P ब्लॉक है, इन दोनों में वैलेंशियल कन्फिगरेशन आप हमेशा याद रखना कि NS1 होता है ग्रुप 1 के लिए, फिर NS2 होता है ग्रुप 2 के लिए। ये गया S ब्लॉक का। और P ब्लॉक में क्या है? P ब्लॉक कहाँ से चालू होता है? बोरॉन से। और वो कहाँ पे आता है? ग्रुप 13 में। सो 13 14 15 16 17 और 18। ग्रुप 13 यानी कि बोरॉन के ग्रुप में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? NH2 NP1। 14 में होगा NH2 NP2 यानी कि कार्बन का ग्रुप। ग्रुप 15 में क्या होगा? आप ऐसे याद रखना, 3 4 5 6 7 8। और NS और NP मिला के टोटल
3, 4, 5, 6, 7 और 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे NS में 2 इलेक्ट्रॉन है, NP में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल मिला के कितना हो गया 3 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही यहाँ पे NS2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस NP2 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो टोटल हो गया 4, 14 का 4। तो 15 ग्रुप में क्या होगा 15 यानी कि नाइट्रोजन के ग्रुप। यहाँ पे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अच्छा इसको मैं लिख लेता हूँ VSEC, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर ग्रुप 15 विल बी NS2 NP3। वैसे ही ग्रुप 16 का होगा NS2 NP4, ग्रुप 17 का आप लिख लो NS2 NP5 और ग्रुप 18 विच इज ऑफ नोबल और इनर्ट गैसेस उसका होगा NS2 NP6। अब ये याद रखने का फायदा क्या है? याद रखने का फायदा ये है कि आपको कोई भी कंपाउंड प्रोवाइड किया जाए लाइक मीथेन, आप उसको खुद से हाइब्रिडाइज करके उस कंपाउंड को फॉर्म कर सकोगे और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बता पाओगे। जैसे कि वी आर करेंटली टॉकिंग अबाउट ओनली द ग्राउंड स्टेट कार्बन एटम। तो ग्राउंड स्टेट कार्बन एटम में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 6 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे रहता है 1s2 2s2 एंड 2p2। तो हमें 1s2 तो नहीं चाहिए, 1s2 हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चाहिए जो कि है 2s2 2p2। तो इसको हमने कैसे लिखा NS2 NP2 इस फॉर्म में। अब NS2 NP2 इसको हम कैसे लिखेंगे s ऑर्बिटल और ये रहा 3 p ऑर्बिटल px py pz। NS2 में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, NP2 यहाँ पे एक और आखिरी वाला ये वैकेंट p ऑर्बिटल। लेकिन कोई भी अगर मॉलिक्यूल या एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहे, किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहे, तो उसको एक्साइटेड स्टेट में आना पड़ेगा ग्राउंड स्टेट से। सो इन एक्साइटेड स्टेट कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होके p ऑर्बिटल में आ जाएगा pz ऑर्बिटल में। सो अभी हमारे पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। एंड दिस इज द हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों हमें अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि अगर हम नॉर्मली रख देते, मान लो कि आप इसको एज s ऑर्बिटल अपने रख दिया। s ऑर्बिटल्स कैसा होता है स्फेरिकल होता है, कोई भी s ऑर्बिटल चाहे 1s हो 2s हो 3s हो वो स्फेरिकल शेप में होता है। और p ऑर्बिटल कैसे होता है डम्बल शेप में। तो सपोज दिस इज px ऑर्बिटल, दिस इज py ऑर्बिटल एंड दिस इज pz ऑर्बिटल। डिफरेंस क्या है तीनों ऑर्बिटल में 3D में आप इमेजिन करो, अगर ये x एक्सिस है, ये अगर y एक्सिस है और ये अगर z एक्सिस है, ये तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब हर एक के बीच में 90 डिग्री गैप है। और वो 90 डिग्री में ये तीनों ऑर्बिटल्स px py pz एक साथ एग्जिस्ट करता है। तो अब हमारे पास टोटल कितना ऑर्बिटल हो गया, हमारे पास टोटल 1 2 3 एंड 4, ये 4 ऑर्बिटल हो गया। तो सेपरेटली अगर इन सब ऑर्बिटल्स को आप सोचोगे 3D में आप सोचने का कोशिश करो, दीज आर द 3 p ऑर्बिटल्स, ये तीनों है p ऑर्बिटल अलोंग 3 डिफरेंट एक्सिस। जैसे कि एकदम नीचे जो ऑर्बिटल है, ये वाला जो ऑर्बिटल है एकदम नीचे, अगर मैं रोटेट करूं तो आप देखो z के थ्रू है, z एक्सिस के थ्रू। सो दिस इज नेम्ड एज pz ऑर्बिटल। अब ऊपर आप आओ, ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑर्बिटल है दैट इज py, क्योंकि वो है अलोंग y एक्सिस। एंड जो राइट हैंड साइड, ऊपर में राइट हैंड साइड का ऑर्बिटल है दैट इज अलोंग x एक्सिस, सो दैट इज px ऑर्बिटल। सो ये तीनों अलग अलग px py एंड pz ऑर्बिटल हो गया। ये है s ऑर्बिटल, दिस इज s ऑर्बिटल, जहां पे ये टोटल स्फेरिकल शेप का है और x y z तीनों जो एक्सिस है वो तीनों एक्सिस इसी के अंदर से गया है। और मैंने जो 3 ऑर्बिटल दिखाया था p का, px py एंड pz, ये तीनों ऐसे अलग अलग नहीं रहते हैं। px py एंड pz ये तीनों एक ही साथ x y z एक्सिस में रहता है लाइक दिस। अगर 3D आपको दिखाऊं तो दिस इज द 3D रिप्रेजेंटेशन कि px py एंड pz कैसे एक दूसरे के साथ रहता है। आप देखो एक तरफ तो हो गया s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल हमेशा स्फेरिकल होता है, और p ऑर्बिटल में जो 3 कंपोनेंट था px py pz वो एक दूसरे के साथ इस टाइप से रहता है x y एंड z एक्सिस के अलोंग। एंड सबसे आखिर में राइट हैंड साइड में सबसे आखिर में है d ऑर्बिटल। d में कितना ऑर्बिटल है टोटल 5 ऑर्बिटल है, dxy dyz dxz और उसके साथ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो वो 5 ऑर्बिटल भी अलग अलग नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे एग्जिस्ट करते हैं एक साथ तीनों एक्सिस के अलोंग। अब आप एक चीज ध्यान से नोटिस करो, ये जो 4 ऑर्बिटल है, एक s और 3 p, इन चारों ऑर्बिटल में हर एक में एक एक करके इलेक्ट्रॉन है। और ये 4 इलेक्ट्रॉन किसके साथ रिएक्शन करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए,
हाइड्रोजन के साथ हम क्या बना रहे हैं, हम मीथेन मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहे हैं थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। हाइड्रोजन में एक ही एस ऑर्बिटल रहता है जिसके अंदर ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज रिसाइडिंग। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 हो जाएगा, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो या फिर वो एक्साइटेड स्टेट में हो। तो अब ये 1s1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा किसके साथ, इन चारों ऑर्बिटल्स के साथ। इन चार सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल है उसका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा एंड देन वी विल गेट द मीथेन। बट बिफोर दैट अगर ये चार ऑर्बिटल एक साथ हाइब्रिडाइज्ड नहीं होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन भी इन सब के अंदर पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि तब हमको ये जो तीन अलग अलग p ऑर्बिटल है और एक स्फेरिकल s ऑर्बिटल है उसके साथ हाइड्रोजन का चार अलग अलग 1s ऑर्बिटल के साथ उसका अटैचमेंट करवाना पड़ेगा, विच इज एनर्जेटिकली नॉन फेवरेबल। एनर्जेटिकली ये फेवरेबल नहीं है एंड दैट इज द सोल गोल और सोल एम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आप ये लिख सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस बिकॉज the orbitals of the elements which are forming the bond, the orbital of the elements which are forming the bond should be in an optimum distance। optimum मतलब बेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। क्योंकि जब दो ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच करेगा देन टू थिंग्स विल हैपन। एक होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, उसके लिए कुछ एनर्जी मान लीजिए 1 किलोजूल पर मोल रिलीज होगा, इसीलिए मैंने नेगेटिव साइन दिया। लेकिन जब टू ऑर्बिटल्स एक दूसरे को अप्रोच करेगा देन वो दोनों ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करते हैं वो एक दूसरे को रिपल्शन भी तो करेगा, वो एक दूसरे को रिपल्शन भी करेगा। तो अगर ज्यादा नजदीक आ गए ये दोनों ऑर्बिटल्स देन दिस स्टेबिलाईजेशन एनर्जी विल बी कंपेंसेटेड बाय अनदर एनर्जी विच इज द रिपल्शन एनर्जी। सो इन दोनों के बीच में बैलेंस करने के लिए हमको पर्टिकुलरली एक ऑप्टिमम यानी कि बेस्ट डिस्टेंस में दोनों ऑर्बिटल को रखना है और उसी के लिए हमको जो अलग अलग ऑर्बिटल्स मिले हैं जैसे कि यहाँ पे एक s और 3 p ऑर्बिटल उनको एक साथ लेके एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाना है। दैट इज द मेन रीजन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन का रूल क्या है कि जितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होगा, जैसे कि यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स है तो ये हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद 4 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा, 4 sp3 ऑर्बिटल्स। आप ऐसे नहीं कह सकते कि 1 sp3 ऑर्बिटल्स बनेगा 4 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से, हमेशा 4 से 4 ही sp3 ऑर्बिटल बनेगा। अब उसका शेप कैसे होगा, आपने शेप देख लिया था, मैंने 3D में दिखाया था कि स्फेरिकल शेप होता है s ऑर्बिटल का और p ऑर्बिटल का डंबल लाइक शेप होता है, जो कि 3 ऑर्बिटल एक साथ रहे तो ऐसे शेप होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के वक्त क्या होगा, s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ मिलके कुछ ऐसा फॉर्म करेगा, इस टाइप का ऑर्बिटल। और ये कितना ऑर्बिटल फॉर्म होगा, 4 ऑर्बिटल फॉर्म होगा, क्योंकि हमें 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, एक दूसरे का बस टेट्राहेड्रल पोजीशन में रहना चाहिए, दैट इज द मेन कैच। तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो और पीछे की तरफ से ये जो छोटा सा लोब था इस ऑर्बिटल के लिए वो है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक साथ 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मैं इसको 3D में दिखाता हूं आपको। यहाँ पे जैसे आप देखो ये जो ऑर्बिटल है 4 sp3 ऑर्बिटल एक साथ है। स्पेशलिटी क्या है, ये एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में है जहां पे एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 109.28 डिग्री। और एक स्पेशलिटी ये है कि ये जो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गया, इसके पहले ये हाइब्रिडाइजेशन के पहले चारों ऑर्बिटल का एनर्जी अलग अलग था, लेकिन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन द एनर्जी ऑफ दिस 4 sp3 ऑर्बिटल्स विल बी एग्जैक्टली सेम विथ ईच अदर। अब ये 4 ऑर्बिटल के साथ हमारे पास क्या था, मीथेन मॉलिक्यूल में 4 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ये कार्बन का 4 ऑर्बिटल्स था 2s एंड 2p3, और ये था 4 हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और हर एक में 1 इलेक्ट्रॉन था। तो अब ये 4 1s ऑर्बिटल ये जो 4 sp3 ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा लाइक इन दिस वे। तो अब क्या बन गया, अब ये जो बॉन्ड बना, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। इलेक्ट्रॉन कितना था, हर एक sp3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन था और हर एक 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन था। सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक
यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे भी एक एक करके इलेक्ट्रॉन। सो हर एक बॉन्ड में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन से हमारा 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। सिग्मा बॉन्ड किसको कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड है अगर आपका हेड ऑन कलिशन होता है 2 ऑर्बिटल्स का तो हमें सिग्मा बॉन्ड मिलता है। जैसे कि अगर 2 p ऑर्बिटल्स हैं और उन दोनों का हेड ऑन कॉलिशंस होता है तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर वही 2 p ऑर्बिटल पैरेलली एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करे तो उसको हम बोलेंगे पाई बॉन्ड। एस ऑर्बिटल के साथ ये कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, तो एस ऑर्बिटल के साथ चाहे दूसरा कोई एस ऑर्बिटल का रिएक्शन हो या फिर दूसरा कोई p ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हो, हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ये 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होके आपका ये क्या बन गया? दिस इज योर मीथेन मॉलिक्यूल। अब इसको 3D में दिखाता हूं मैं आपको। दिस इज योर फाइनली जनरेटेड 3D मॉलिक्यूल। और यहाँ पे भी स्पेशलिटी क्या है कि हर एक जो बॉन्ड है ये सब CH बॉन्ड है। ये जो ब्लू बॉल्स आप देख रहे हो वो है हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और जो व्हाइट आपको डम्बल शेप ऑर्बिटल दिख रहा है वो है sp3 ऑर्बिटल। और ये दोनों मिला के एक एक CH बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। और इसका खासियत ये है कि हर एक CH बॉन्ड के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज एग्जैक्टली 109.28 डिग्री, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका क्या है? क्यूब को ड्रॉ करो। आप एक नॉर्मल सा क्यूब को आप ड्रॉ करो और उस क्यूब को ड्रॉ करने के बाद उसके बीचों बीच एक सेंटर दो। अब आपके पास ऊपर कितना कॉर्नर है? 4 कॉर्नर है। और नीचे भी कितना कॉर्नर है? 4 कॉर्नर है। हमें क्या करना है? ऊपर इन 4 कॉर्नर से 2 ऑपोजिट कॉर्नर को चूज करना है। सपोज हमने इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को चूज किया और नीचे भी 2 ऑपोजिट कॉर्नर को चूज करना है जो कि ऊपर के कॉर्नर से अलग है। यहाँ पे भी 2 ऑपोजिट कॉर्नर को हम चूज करेंगे जो कि ऊपर का कॉर्नर से अलग है, मतलब हम इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को चूज करेंगे। अब आपने बीच में जो सेंटर दिया था उसके साथ इन चारों कॉर्नर्स को अटैच कर दो विथ अ डम्बल शेप। ये देखो, ये एक आ गया, यहाँ पे एक आ जाएगा, ये नीचे एक आ गया और यहाँ पे भी ये अटैच हो गया। अब आप देखो, दिस इज नथिंग बट 4CH बॉन्ड ऑफ मीथेन एंड दैट इज हाउ यू ड्रॉ अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बाय क्यूब। अब हम बात किस चीज के कर रहे थे? कैटिनेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो कैटिनेशन के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे जैसे CH बॉन्ड फॉर्म हुआ, हमें कैटिनेशन के लिए चाहिए CC बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अब हम आएंगे 3 टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन में। एक होगा CC बॉन्ड फॉर्मेशन, दूसरा है C डबल बॉन्ड C और तीसरा C ट्रिपल बॉन्ड C। और ये तीनों बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो कार्बन का जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन और बाकी 3p ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा रहता है। अब कार्बन के पास 3 अपॉर्चुनिटी है। कैसा अपॉर्चुनिटी? या तो ये चारों को एक साथ लेके 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, या तो फिर ओनली 3 ऑर्बिटल्स को लेके 3 sp2 ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3sp2, और उसके साथ एक p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेगा। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। या तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? कार्बन के पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, 2 ऑर्बिटल्स को लेगा, उससे ये 2 sp ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा? 2 p ऑर्बिटल्स विच आर अनहाइब्रिडाइज्ड और दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन है। ईच ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। फॉर द फर्स्ट केस किसके लिए एप्लीकेबल है? दिस इज एप्लीकेबल फॉर मॉलिक्यूल्स लाइक इथेन C2H6। C2H6 में 3 हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन के साथ अटैच्ड, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ? हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? बाई स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर प्रोसेस से हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं। इसका रूल है कि स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स को हमें काउंट करना है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ये दोनों मिला के जितना आएगा उससे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। जैसे कि इन दिस केस हर एक कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4, और कोई लोन पेयर है? नहीं है। सो स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब 4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? sp3, मतलब एक s ऑर्बिटल और उसके साथ 3 p ऑर्बिटल, px py pz। ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। और एक्चुअली इथेन मॉलिक्यूल में बॉन्ड फॉर्म होके एज ए 3D कैसे रहता है? आई होप कि ये आपको याद है। ये क्या था? 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, कार्बन का, एक ही कार्बन का 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल।
उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ये जो ब्लू बॉल्स है दैट इज हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, वो लग के मीथेन मॉलिक्यूल जनरेट हो गया था। अब हमारे पास हाइड्रोजन सिर्फ नहीं है, हमारे पास क्या है? हमारे पास एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, मतलब 3 हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, और एक कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन ऑर्बिटल का 1s इलेक्ट्रॉन है। लेकिन बीच में इस कार्बन का एक sp3 ऑर्बिटल है और इस कार्बन का भी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो इसका 3D फॉर्मेशन कैसा होगा? कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आप देखो, ये पूरा इथेन मॉलिक्यूल नहीं है, इथेन का जो सीसी बॉन्ड है उसका ऑर्बिटल डायग्राम मैंने लिया है। सीसी बॉन्ड क्या है? एक कार्बन के जो 4 sp3 ऑर्बिटल्स है और दूसरे कार्बन के जो 4 sp3 ऑर्बिटल्स है वो एक दूसरे के साथ कैसे अटैच्ड है, ये आप देख लो। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 4 ऑर्बिटल्स है, हाइब्रिडाइज्ड sp3 ऑर्बिटल्स, और उसके साथ राइट हैंड साइड में भी एक कार्बन का 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। उनमें से बस बीच में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये जो बीच का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, एंड दैट इज ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यही है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और बाकी अपने पास जो 3 लेफ्ट हैंड साइड में और 3 राइट हैंड साइड में ये जो खाली है उसके साथ क्या होगा? एक एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल लग जाएगा, एंड दैट इज हाउ वी विल गेट इथेन मॉलिक्यूल। अब ये देखो आप, दिस इज द डिफरेंस ऑफ CH4 यानी कि मीथेन एंड C2H6 यानी कि इथेन मॉलिक्यूल। मीथेन में क्या था? ऊपर जो मीथेन मॉलिक्यूल है वहां पे एक कार्बन के sp3 जो ऑर्बिटल्स है 4 sp3 उसके साथ 4 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो गया था। लेकिन नीचे पहले कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, दैट इज फ्रॉम sp3 और ये सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद बाकी जो 3 sp3 ऑर्बिटल्स है हर एक कार्बन का, उसके साथ हाइड्रोजन का एक एक 1s ऑर्बिटल लग गया। तो ये तो हो गया इथेन मॉलिक्यूल। सेकेंड प्रोबेबिलिटी हमने क्या देखा था कि 3 sp2 ऑर्बिटल्स जनरेट हो सकता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और उसके साथ बाकी का जो p ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह सकता है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन बिलोंग करेगा, एंड दैट इज द केस ऑफ इथिलीन। हम इथेन के बारे में बात कर लिए हैं, अब होगा C2H4 दैट इज इथिलीन। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एटम। ये फॉर्मेशन कैसे होगा आप देखो, अभी तक हमारे पास था 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ना, कुछ इस तरीके से दिखता था वो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। लेकिन अभी ये जनरेशन नहीं हुआ है, अभी क्या जनरेशन हुआ है? अभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जनरेशन हुआ है नंबर ऑफ 3, एंड दैट इज प्लानर, दैट इज ए प्लानर अरेंजमेंट। अच्छा, ये आप कैसे समझोगे कि बॉन्ड एंगल कितना है? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज टेट्राहेड्रल, thus it will have 109.28 डिग्री बॉन्ड एंगल। sp2 के केस में क्या होगा? sp2 में द अरेंजमेंट विल बी प्लानर, सो 360 को हम डायरेक्टली 3 से डिवाइड कर सकते हैं एंड वी विल गेट 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। सो ये होगा 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। अब आप सजा के देखो कोई भी ऑर्बिटल्स को, यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अगर आप ऐसे सजाना चाहो इस टाइप से, सो यू विल गेट दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। लेकिन हमारे पास बाकी क्या है इसमें आप ध्यान से देखना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के वक्त में हमने छोड़ दिया था क्या? एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल को अगर हम इसको प्लानर बोलते हैं, अगर हम इसको प्लेन में रखते हैं, तो वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल को हमें परपेंडिकुलरली ड्रॉ करके दिखाना होगा। दिस इज दैट अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अब आप सोच के देखो, आपके पास 2 कार्बन एटम्स हैं, उन दोनों कार्बन एटम्स में 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं। ये हो गया वो 3 sp2 ऑर्बिटल्स एक कार्बन का, और दूसरे कार्बन का भी sp2 ऑर्बिटल्स, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। तो इन दोनों के बीच में एक तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। अब हमारे पास हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, उनके 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आ गया। तो हमारे पास बचा ये जो परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल था, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, वो बचा। उसको हम ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे भी परपेंडिकुलरली दिखाएंगे, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑर्बिटल। हर एक ऑर्बिटल का 2 फेज होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस। इसको आप अलग कलर से भी दिखा सकते हो, ऊपर का कलर कर दो येलो, इन दोनों का मतलब ये सेम फेज में है, और नीचे का कलर कर दो ग्रीन, मतलब ये नीचे का लोब भी सेम फेज में है। अब ये दोनों ऑर्बिटल, जो p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और यहाँ पे भी एक p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वो दोनों अपने में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, तब जाके हमें मिलेगा एक पाई बॉन्ड। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि हॉराइजेंटल के जगह अगर हम
पैरेलल ओवरलैप कर दे कोई दो ऑर्बिटल्स के तो हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पैरेलल ओवरलैप हुआ तो हमारे पास एक पाई बॉन्ड बना। सिग्मा बॉन्ड कितना था, एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन और 4 सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन। अब चलिए देखते हैं इसको 3D में। दिस इज द 3D एनोटेशन। अब थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। आप देखो एकदम व्हाइट कलर के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं आप उसमें पहले फोकस करो। व्हाइट कलर के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं ये लेफ्ट हैंड साइड में 3 और राइट हैंड साइड में 3 आपको दिख रहा है। उनमें है sp2 ऑर्बिटल्स, लेफ्ट हैंड साइड के कार्बन के 3 और राइट हैंड साइड के कार्बन के भी 3। और उसके साथ में ये जो स्फेरिकल बॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे व्हाइट कलर का स्फेरिकल बॉल और इस तरफ भी एक स्फेरिकल बॉल, दो स्फेरिकल बॉल व्हाइट कलर का। ये चारों स्फेरिकल बॉल डिनोट क्या करता है, हाइड्रोजन को डिनोट करता है, ये चारों स्फेरिकल बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस व्यू पॉइंट से क्या दिखाई दे रहा है, बीच में आप एक नोटिस करो, एक नंबर है 1, छोटा सा एक नंबर है 1। दैट वन इज द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एक कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है दैट इज डिनोटेड बाय 1। और बाकी 4 आपको स्फेरिकल व्हाइट बॉल दिखाई दे रहा है, वो है 4 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। अब बाकी क्या रहा, बाकी रहा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, दोनों ही कार्बन का जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल था जिसको हमने 2 से डिनोट किया है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कुछ नंबरिंग नहीं है। अब ये दोनों p ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है वो दोनों परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों में क्या होगा, पैरेलल ओवरलैप होगा एंड देन वी विल गेट अ पाई बॉन्ड, और इसी तरीके से इथिलीन मॉलिक्यूल बनता है। सो दिस इज द केस ऑफ C2H4। अब बाकी क्या रहा हमारे पास, तीसरा केस में क्या था कि हम बस 2 ऑर्बिटल को लेके 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे और 2 p ऑर्बिटल को छोड़ देंगे, दोज विल बी अनहाइब्रिडाइज्ड, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा हर एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में। इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, दिस इज द केस ऑफ एसिटिलीन और इथाइन, इसको बोलते हैं इथाइन और एसिटिलीन। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, स्टेरिक नंबर कैसे काउंट करते हैं, स्टेरिक नंबर काउंट करते हैं बाई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, जो कि यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 1 हर एक कार्बन के लिए। इसका स्टेरिक नंबर 2 है और इसका भी स्टेरिक नंबर 2 है। साथ में कोई लोन पेयर नहीं है, सो 2 + 0 दैट इज 2। दैट मीन्स sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक s और एक p ऑर्बिटल मिला के। इसमें तो बहुत आसानी से ड्रॉ हो जाएगा, एक बस s ऑर्बिटल है और दूसरा p ऑर्बिटल है। तो इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। और क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितना तैयार हुआ है, 2, ऑब्वियसली 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो दूसरे को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि साथ में क्या था, 2 p ऑर्बिटल विच वेर अनहाइब्रिडाइज्ड, उनको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये दोनों p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब अगर एक को हमने ऐसे ड्रॉ किया, अगर एक को हमने ऐसे ड्रॉ किया, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्सिस, अलोंग टू दिस एक्सिस, देन दूसरे को हमें अलोंग दिस एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये होगा 2 हाइब्रिडाइज्ड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। इस p ऑर्बिटल का लोब अलग अलग होगा, ऊपर का फेज अगर हम पॉजिटिव या रेड से डिनोट करते हैं तो नीचे का फेज हम ब्लू से डिनोट कर सकते हैं। वैसे ही दूसरा जो p ऑर्बिटल है उसका भी ऊपर का फेज अगर हम प्लस या रेड से, पर्टिकुलर एक कलर से डिनोट करते हैं, तो उसका नीचे का फेज हम दूसरे कलर से, नेगेटिव साइन या दूसरे कलर से डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 2 p ऑर्बिटल। अब आप सोचो आपके पास 2 कार्बन है इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल, तो ये कैसे अरेंज होगा, एक आपने ड्रॉ कर लिया तो दूसरे का भी आप ड्रॉ करो, दूसरे का कैसा होगा, ये हो गया एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब हमारे पास बाकी है p ऑर्बिटल ड्रॉ करना। दिस इज 1 p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड, दिस इज अनदर p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड, एंड दिस इज द कंप्लीट पिक्चर। अब आप बोलो कि सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे बनेगा और पाई बॉन्ड कहाँ पे बनेगा। देखो एक सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, दैट इज दिस सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है बाई 1 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ 1 कार्बन एंड बाई अनदर sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन। तो ये तो बन चुका है एक सिग्मा बॉन्ड। बाकी हमारे पास और 2 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कैसे, जो 2 हाइड्रोजन है, आप इथिलीन मॉलिक्यूल को, एसिटिलीन मॉलिक्यूल को आप देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, तो इसका एक 1s ऑर्बिटल होगा, इसका भी एक 1s ऑर्बिटल होगा। तो एक 1s ऑर्बिटल इधर अटैच होगा एक हाइड्रोजन का, और दूसरा 1s ऑर्बिटल इधर अटैच होगा दूसरा हाइड्रोजन का। बाकी क्या रह गया,
ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ एक पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, वैसे ही दिस p ऑर्बिटल एंड दिस p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ और एक पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग प्लेन में है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी अलग अलग प्लेन में होगा, एंड दैट इज हाउ द एसिटिलीन मॉलिक्यूल फॉर्म्स। अब इसका 3D देख लेते हैं। दिस इज द 3D रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे भी पहले आप जो व्हाइट कलर का ऑर्बिटल्स है उसमें आप फोकस करो, एकदम बीच में देखो, एकदम बीच में ये जो है ऑर्बिटल्स, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है किसके साथ, एक sp ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन विथ अनदर sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन। अब आप दोनों एंड में देखो, इस एंड में यहाँ पे आपके पास एक जो स्फेरिकल व्हाइट बॉल है दैट इज नथिंग बट द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में भी ये जो एक स्फेरिकल बॉल है व्हाइट कलर का, ये भी है एक 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास हो गया, जितना भी सिग्मा बॉन्ड था हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स, एक लेफ्ट हैंड वाले कार्बन के लिए, एक राइट हैंड वाले कार्बन के लिए। तो उन दोनों में एक बार ये पाई बॉन्ड जनरेट होगा जो आपको परपेंडिकुलरली दिखाई दे रहा है, ऊपर का रेड लोब और नीचे का ब्लू लोब, ये दोनों एक्चुअली p ऑर्बिटल्स है ऑफ कार्बन नंबर 1 एंड 2, ये दोनों मिला के एक पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। वैसे ही अगर आप इस एंगल से देखो तो यहाँ पे ऊपर आपको क्या दिख रहा है, दो ब्लू लोब्स ऑफ 2 p ऑर्बिटल्स ऑफ 2 डिफरेंट कार्बन्स, और नीचे 2 रेड लोब्स ऑफ दो सेम p ऑर्बिटल्स। तो ये दोनों मिला के दूसरा एक पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये दोनों मिला के एक पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और ये दोनों मिला के एक पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो हमारे पास दो पाई बॉन्ड आ गया, एक सिग्मा बॉन्ड तो बीच में ऐसे था ही। सो टोटल ये हो गया हमारा एसिटिलीन मॉलिक्यूल। तो अभी हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड भी बना सकता है कार्बन के साथ, और दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। यानी कि तीनों तरीके का हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp2 एंड sp जनरेट कर सकता है, एंड दैट इज अ गुड थिंग फॉर कैटिनेशन। लेकिन इसके बाद भी सवाल रह जाता है, वो सवाल है कि कार्बन किस ग्रुप में बिलोंग करता है। कार्बन इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 14। तो ग्रुप नंबर 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन एंड पीबी ये एलिमेंट्स है। तो ग्रुप 14 में सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक बैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी कि VSEC क्या होता है, NH2 NP2, ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। और इसको अगर एक्साइटेड स्टेट में आप लिखो तो आप सभी को ऐसे लिख सकते हो, है ना, एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में। तो अगर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिलिकॉन का भी है, जर्मेनियम का भी है, टीन का भी है और लेड का भी है, तो इनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, sp3, sp2 एंड sp ये ऑर्बिटल्स बनाने के लिए, एंड दूसरा सिलिकॉन एटम या फिर दूसरा जर्मेनियम एटम इन सब के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, जस्ट लाइक कार्बन। प्रॉब्लम यह है कि हम ये तो देख रहे हैं कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2 NP2 है, लेकिन n का वैल्यू हम इग्नोर कर रहे हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड के केस में जो n है दैट इज 2, मतलब कि 2s2 2p2। सिलिकॉन के केस में हो जाएगा क्या, 3s2 3p2। जर्मेनियम के केस में 4s2 4p2, और यहाँ पे तो 3d ऑर्बिटल भी उसके पहले आ जाएगा। और जब हम कोई ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो क्या होता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज करते हैं विद द इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के केस में अगर हम 2p ऑर्बिटल के बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ कार्बन दिस इज 2p ऑर्बिटल, तो सिलिकॉन के केस में हम किस ऑर्बिटल की बात करेंगे, हम 3p ऑर्बिटल की बात करेंगे, जो कि डेफिनेटली साइज में बिगर होगा। वैसे ही जर्मेनियम के केस में हम बात करेंगे 4p ऑर्बिटल के, जो कि साइज में और बड़ा होगा। और हमें हाइब्रिडाइजेशन करना किसके साथ है, दूसरे कार्बन, दूसरे सिलिकॉन और दूसरे जर्मेनियम एटम के साथ, तभी होता है कैटिनेशन। तो दूसरे कार्बन के जिसका 2p ऑर्बिटल्स छोटा है साइज में, जितने अच्छे से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड ओवरलैप जितने अच्छे से होगा और जितना कम डिस्टेंस में वो रहेगा, लेकिन अगर हम सिलिकॉन के केस में करने जाए तो वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ओवरलैपिंग एरिया भी बहुत कम हो जाएगा। जर्मेनियम के केस में और ओवरलैपिंग एरिया ज़्यादा कम हो जाएगा और डिस्टेंस भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो हम जब नीचे जाएंगे कार्बन के ग्रुप में, ओवरलैप एरिया कम होता चलेगा, ओवरलैप एरिया कम होता जाएगा नीचे। और इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स के भाषा में क्या बोलते हैं, ओवरलैप एरिया को वी कॉल इट ओवरलैप इंटीग्रल। सो नीचे जितना जाएंगे ओवरलैप इंटीग्रल का इसका एक वैल्यू होता है एक्चुअल में, वो वैल्यू कम होता जाएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ऐसे करके। और इसीलिए अगर ओवरलैप कम हुआ, कम एरिया में हुआ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली वेरीज विथ साइज ऑफ
ऑर्बिटल, या आप ध्यान से लिख लो या समझ लो। और बॉन्ड स्ट्रेंथ हमने क्या देखा था, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैटिनेशन प्रॉपर्टी के साथ, कैटिनेशन एबिलिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो कैटिनेशन एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल। इसीलिए कार्बन कार्बन जितने अच्छे से कैटिनेट कर पाता है, सिलिकॉन सिलिकॉन उतने अच्छे से नहीं कर पाता है। सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है, लेकिन वो कार्बन से कम, ठीक है। और बाकी का जो नीचे है जर्मेनियम, SN, PB, दे आर नॉट कंसिडर्ड फॉर कैटिनेशन। ऐसा हो गया। और इस रिगार्डिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ का हमारे पास एक डेटा भी है। जैसे कार्बन कार्बन, इसका बॉन्ड एनर्जी मैंने दिखाया था सिंगल बॉन्ड का 345 किलो जूल पर मोल। वैसे ही सिलिकॉन सिलिकॉन इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा 225 किलो जूल पर मोल। अब जब नीचे जाओगे जर्मेनियम जर्मेनियम वो हो जाएगा 186, उसके बाद SN वो हो जाएगा 145। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ नीचे कम होता जाएगा। इसीलिए भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी ओनली कार्बन दिखाता है सबसे अच्छे से, उसके बाद सिलिकॉन थोड़ा बहुत दिखाता है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कार्बन कार्बन और सिलिकॉन सिलिकॉन ही कैटिनेशन दिखा सकता है। इसके अलावा सल्फर भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। सल्फर कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 में क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर ग्रुप 14 का सल्फर थोड़ा बहुत कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखा सकता है, ऑक्सीजन क्यों नहीं दिखाता है। तो पहले देखते हैं कि सल्फर कैटिनेशन प्रॉपर्टी कैसे दिखाते हैं। ग्रुप 14 में VACC क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP4। मतलब सल्फर का ग्राउंड स्टेट में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 एंड NP4। 3s2 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3s है, और ये है 3p। 3p में 1 2 3 एंड ये 4th इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके साथ सल्फर का और भी एक ऑर्बिटल है। वो कौन सा ऑर्बिटल है, दैट इज p ऑर्बिटल, जो कि वैकेंट रहता है। लेकिन सल्फर अगर एक्साइटेड स्टेट में जाए तो p ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है, और अगर ज्यादा जरूरत पड़े ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन के तो 3s ऑर्बिटल से भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है। सो इन एक्साइटेड स्टेट सल्फर के पास 6 अलग अलग ऑर्बिटल में 6 सिंगल इलेक्ट्रॉन रहने का प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और साथ में d ऑर्बिटल में भी 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग d ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर सकता है। सो बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एक सल्फर एटम दूसरे सल्फर एटम के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, स्ट्रेट चेन में भी और ब्रांच चेन में भी। Whereas in case of oxygen, ground state electronic configuration क्या है, just like sulfur, NS2 NP4 p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन इसके पास कोई भी d ऑर्बिटल नहीं है। ऑक्सीजन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 2, एंड इन दैट केस n अगर 2 है तो l कितने तक जा सकता है, 0 और 1, मतलब s और p ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता। और सल्फर के केस में क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था 3, सो l कितना होगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 1 और 2, मतलब s p d तीनों ही ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा था इन केस ऑफ सल्फर। तो ऑक्सीजन एक्साइटेड स्टेट में भी एग्जैक्टली यही कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, और इनमें से 3 ऑर्बिटल लेके फॉर्म होता है 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, और बाकी रहता है एक p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विथ 1 इलेक्ट्रॉन। अब सेकेंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन के साथ एग्जिस्ट करे तो क्या होगा, सेकेंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में भी NH2 एंड NP4 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जनरेट हुआ है 3sp2, और बाकी कितना है, एक p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विथ 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है। अब ये ऑक्सीजन एटम इस ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा दूसरे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ जहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। कौन सा वाला वो ऑर्बिटल है, दिस ऑर्बिटल विथ 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस ऑर्बिटल विथ 1 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में फॉर्म होगा एक सिग्मा बॉन्ड। बाकी क्या रहा, बाकी है एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और इसका भी एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मिलके क्या फॉर्म करेगा, p पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। सो ऑक्सीजन के बीच में, दो ऑक्सीजन एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया और एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। बाकी क्या है, इस ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है, और इस ऑक्सीजन में भी 2 लोन पेयर एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे 2 लोन पेयर और यहाँ पे 2 लोन पेयर।
सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। लेकिन कैटिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड चाहिए, जिसका फॉर्मेशन का यहाँ पे कोई चांस नहीं था। दैट इज वाई सल्फर शोज ग्रेटर कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन एबिलिटी देन ऑक्सीजन। यहाँ पे मैं एक छोटा सा चीज और ऐड करूंगा, दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑक्सीजन का कुछ कंपाउंड्स है जहाँ पे ऑक्सीजन परऑक्साइड फॉर्म में बिलोंग करता है, लाइक H2O2। यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन, उसके बाद और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। ये है ओपन बुक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर ऑफ परऑक्साइड। परऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के केस में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है, हर एक ऑक्सीजन का दो बॉन्ड पेयर होता है, दो सिग्मा बॉन्ड और दो लोन पेयर। सो हर एक ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना होगा, sp3। तो यहाँ पे अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑक्सीजन फॉर्म करता है और एक दूसरे के साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो हम इसको कैटिनेशन के अंदर, कैटिनेशन प्रॉपर्टी या कैटिनेशन एबिलिटी के अंदर कंसिडर क्यों नहीं करते, क्योंकि इन दिस केस ये जो दो लोन पेयर्स है और यहाँ पे भी जो दो लोन पेयर्स है, इन दोनों लोन पेयर्स के प्रॉक्सिमिटी के वजह से देयर इज अ ह्यूज रिपल्शन एनर्जी between the bonds which makes the molecule completely unstable. This is energetically unfavorable situation and that is why peroxide linkage जोड़ जोड़ के हम कोई लॉन्ग चेन एग्जिस्ट करता है ऐसा कोई कंपाउंड नेचर में नहीं देखते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर कैटिनेशन। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ठीक इसी जगह से चालू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।